तो हम यहाँ तक जो है इतिहास का जो है तुम लोगों का चौथा अध्याय जो था विश्व युद्धों का इतिहास ये बता दिए थे। समझ में आया था ना सब? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, है ना? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक, है ना? और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। कैसे कैसे हुआ? जो दो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ये दोनों मिलकर क्या किए थे? आपस में लड़ाई किए और पूरे के पूरे यूरोप का जो है दिशा और दशा दोनों युद्ध के बाद क्या हो चुका था? बदल चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध हम लोग पढ़ चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध में कोई दिक्कत वहां तक नहीं रहा। अब जो ये अध्याय हम लोगों का है, अध्याय 5, जो तुम्हारे इतिहास में दिया हुआ है नाजीवाद। ये नाजीवाद अध्याय 5 अपने अपने कॉपी में लिख लो। लिखो नाजीवाद। नाजी लिखो। तो नाजीवाद जो शब्द यहां लिखा हुआ है, सबसे पहले तो यह समझो नाजी और वाद, तो वाद जहां भी लिखा रहे, जिस भी शब्द में वाद लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है? विचार। क्या होता है? विचार, कोई सोच। तो नाजीवाद ये जो लाने वाले विचारधारा, ये जो लाने वाले सोच थे, कौन थे? कौन? हिटलर। कौन थे लाने वाले? हिटलर। तो हिटलर रहने वाले कहां के थे? ये बताए थे इससे पहले जो हम पढ़ाए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ये हिटलर का आया था वहां पे चर्चा किए थे। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। तो वहीं से इस कहानी का शुरुआत होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, प्रथम विश्व खत्म होने के बाद जो उसके साथ संधि किया गया था, जो जर्मनी का अपमान किया गया था, तो उसी के तहत जो है उसका बदला लेने के लिए जो हिटलर का जन्म होता है, हिटलर का जो विचार, जो इसका सोच जन्म लेता है अपने राष्ट्र के प्रति, तो वही सोच क्या बोलता है? नाजीवाद। इसी पे आज तो हम लोग शुरुआत करेंगे, बात करेंगे, है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीति और सामाजिक विचारधारा की जिसने 20वीं सदी के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया, और वो है क्या? नाजीवाद। नाजीवाद न केवल जर्मनी बल्कि पूरे विश्व को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस विचारधारा ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, करोड़ों लोगों की जान ली और मानवता को उसकी सीमाओं तक झकझोर दिया। तो आइए हम लोग जानते हैं नाजीवाद क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, और आखिर में इसका अंत कैसे होता है, और जो हिटलर है वो तानाशाह कैसे बनता है ना? तो इस पे ही हम बात करेंगे। तो हमारा नाजीवाद एक राजनीतिक विचारधारा और एक आंदोलन था जो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में उभरा। यह शब्द जो नाजी है, यह दरअसल जर्मन वर्कर्स पार्टी से निकला हुआ शब्द है। यह एक अत्यंत राष्ट्रवादी, जातिवादी, सैन्यवादी और अधिनायकवादी विचारधारा थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जर्मनी को एक बार फिर से विश्व की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, और जो आर्य जाति था उस आर्य जाति को सर्वोच्च घोषित करना, और यहूदी को क्या करना? खत्म करना। तो ये स्थिति कैसे बना? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह स्थिति बनकर उभर के सामने हमारे आया। तो प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था, कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 18 में। और उसके बाद एक संधि होता है जो वर्साई की संधि के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। इसमें क्या होता? वर्साई की संधि में अभी दिखाते यहां पे, ये देखो, ये कौन है? हिटलर, है ना? अब ये जो चिन्ह है इनका, ये स्वास्तिक चिन्ह है। हम लोग भी प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का। घर पे देखो, तुम लोग बनाती होगी, किसी भी शुभ काम में बनाते हैं। तो ये 2-3 धर्म से मिला जुला इसको मनाया जाता है, या तो हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर जैन धर्म से भी इसको हम क्या करते हैं? मिलाकर देखते हैं इस स्वास्तिक चिन्ह को। तो इस चिन्ह को जो है हिटलर क्या क्या था? अपने पार्टी के लिए यूज किया, अपने झंडे में इसका उपयोग किया। तो इसको स्वास्तिक चिन्ह हम लोग जानते हैं इसको। तो प्रथम विश्व युद्ध, ये देखो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, और इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जो संधि होता है, एक अपमानजनक संधि, मतलब एक तरह समझो ना, जर्मनी को पंगु बना दिया था। जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया था, और जर्मनी का जो सबसे कीमती क्षेत्र था, उस क्षेत्र को क्या किया? जो जीता था राष्ट्र, वो आपस में
बांट लिया आपस में। जैसे कि फ्रांस, फ्रांस तुम्हारा उसका जो क्षेत्र था रूर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? रूर। ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र था और इस क्षेत्र को कौन ले लिया था? फ्रांस कब्जा कर लिया था। तो विभिन्न प्रकार की शर्तें लागू कर दिया गया था। उससे क्या हुआ, ये जो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र के बीच में आपस में हुआ, तो ये धुरी राष्ट्र का उस समय में हार होती है और मित्र राष्ट्र की जीत होती है। तो यही लोग क्या किए थे, जो जर्मनी का क्षेत्र था उसका क्षेत्र सब पर कब्जा कर लिया था और जर्मनी को बहुत ही दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वहां का कृषि, वहां का व्यापार, वहां का औद्योगिक उद्योग सब कुछ क्या हो गया? नष्ट हो गया। एक तरह से सोचो, अगर उस देश में जो वहां का नागरिक होगा वो अपने आप को कितना अपमान महसूस करता होगा, है कि नहीं? कि अपने देश के लिए आज हमारे देश में इस तरह से हमको जुर्माना लगा दिया, सब तरफ से हमको तोड़ दिया। तो उस टाइम में जो वहां के नागरिक थे, जो वहां के वासी थे, जर्मन वासी, वो लोग कितना परेशान रहे होंगे। तो उसी में से कौन निकलते हैं? एक तुम्हारा कौन? हिटलर। कौन निकलते हैं? हिटलर। हिटलर इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया। वो अंदर से पूरा तिलमिलाया हुआ था कि कब हमको मौका मिल जाए कि इन लोगों को फिर से एक बार हम इसका बदला लेंगे, इन लोगों से बदला लेंगे, मित्र राष्ट्र से, है ना? ये देखो जर्मनी है, यही जो है देख रही हो, यही क्षेत्र क्या है? जर्मनी। ये क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। इसी को जो तुम्हारा अंग्रेज है यही का था रहने वाला। ऑस्ट्रिया हंगरी, इधर रूस है। तो सब तरफ से क्या किया था ना, फ्रांस इसका अलग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो इनका लड़ाई इन्हीं लोगों से था, है ना? इन्हीं लोगों से लड़ाई था जर्मनी का। किनसे? ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से, और एक अमेरिका जो बताए थे प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में आए थे, तो उनसे भी इसका लड़ाई था। लेकिन मूल रूप से अपने क्षेत्र को पहले ये वापस लेना चाहते थे, जो क्षेत्र इनका पहले कब्जा कर लिया गया था वर्साई की संधि के तहत, है ना? तो टॉपिक आता है क्या? गणतंत्र की स्थापना। क्या होता है गणतंत्र की? गणतंत्र मतलब क्या? जिसको लोकतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें क्या हो कि कोई तानाशाही व्यवस्था उसमें नहीं होगा। जो जनता के तहत चलाया गया शासन होगा वही क्या होगा? गणतंत्र होगा। तो गणतंत्र की स्थापना। तो उस टाइम में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उस टाइम में जो शासन कर रहा था जर्मनी में, उसका शासन किसका था? होहेन-जोलर्न साम्राज्य का। किसका शासन था? होहेन-जोलर्न। हम लोग पढ़ते हैं ना कि अलग अलग वंश का जो है शासन किया, जैसे कि फ्रांस की क्रांति में पढ़े थे हम लोग। किसका शासन था? बुर्बो वंश का। किसका था? और उसके शासक कौन थे? लुई 16वां। कौन थे? हाँ, तो उसी प्रकार जब तुम्हारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो होहेन-जोलर्न साम्राज्य का कौन वहां पे क्या था? शासन। और उसके शासक कौन थे? केसर विलियम द्वितीय। उस टाइम में जब युद्ध समाप्त हुआ था, तो उस टाइम में केसर विलियम द्वितीय ही जर्मनी पे शासन कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब देश हार जाता है, जर्मनी को पर कब्जा कर लेता है, जर्मनी को हरा करके उसका क्षेत्र सब हथियाने लगता है फ्रांस सब, तब ये केसर विलियम द्वितीय क्या करते हैं? वहां से भाग जाते हैं। और भाग करके कहां पहुंच जाते हैं? हॉलैंड। कहां जाते हैं? तो जब शासक ही वहां से भाग गया तो कोई रहा वहां पे? नहीं रहा। फिर क्या होता है? 11 नवंबर 1918 को समाजवादी प्रजातांत्रिक दल सत्ता में आता है। एक नया दल जो है, इसके भागने के बाद एक नया दल आया, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल, वो सत्ता में आया। और जब वो सत्ता में आया तो फिर 5 फरवरी 1919 को क्या होता है? वाइमर एक जगह का नाम है ना? तो वाइमर नामक स्थान पर प्रथम संविधान सभा की बैठक होता है। संविधान सभा संविधान समझती हो ना? संविधान मतलब नियम और कानून का संग्रह, तो उसको क्या बोलते हैं? संविधान। तो जो नियम बना कि इस नियम इस कानून के तहत अब जो है जर्मनी को चलाया जाएगा, तो उसका क्या होता है? संविधान सभा का बैठक होता है और उसी बैठक में निर्णय लेता है कि हम अपने देश को किन किन नियमों से चलाएंगे। 10 अगस्त 1919 को वाइमर संविधान क्या होता है? लागू कर दिया जाता है। कब लागू होता है? 1919 को। तो सबसे पहले ये पूछेगा कि वाइमर संविधान किस देश से जुड़ा हुआ है? जर्मनी से। किस देश से? जर्मनी से जुड़ा हुआ है वाइमर संविधान। और वाइमर क्या है? एक जगह का नाम है जिस जगह पे संविधान सभा की बैठक हुई थी। कोई दिक्कत? दूसरा देखो, दूसरा कारण क्या था?
हिटलर कैसे आया ये हम बात कर रहे हैं ना, कि दूसरा कारण क्या था? 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है ना। अभी जस्ट बताएं तुम लोगों को कि वर्साई की संधि भी एक क्या है, प्रमुख कारण है हिटलर के आने का। अगर वर्साई की संधि में अच्छा बात होता है, जर्मनी को परेशान नहीं किया जाता तो क्या हिटलर आता? नहीं आता। तो वर्साई की संधि में भी क्या हुआ था कि जर्मनी को बोला कि आप 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकते हैं, है ना। उसके बाद उसके विभिन्न क्षेत्र को जीत लिया गया, मतलब जीता क्या, हथिया लिया गया जबरदस्ती। तो ये सब कारण रहा दूसरा तुम्हारा वर्साई का संधि। और तीसरा क्या है? आर्थिक संकट। सबसे बड़ा चीज तो यही है, आर्थिक मतलब क्या? पैसे का मामला, है ना। अगर तुमको किसी भी व्यक्ति को अगर हराना है तो सबसे पहले उसका क्या करो? आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दो। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ने लायक नहीं रहता है। तो आर्थिक स्थिति भी इसका क्या हो गया? कमजोर हो गया। कल कारखाने क्या हो गए इसके? बंद हो गए। जो जर्मनी में कारखाना वगैरह था, उद्योग वगैरह था, उस युद्धों के कारण क्या हुआ? वो भी समाप्त हो गया। बेरोजगारी की समस्या क्या हो गया? अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। पूरे देश में चारों तरफ जो युवा था वो सब क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगारी होगा तो क्या होगा? भूखमरी आएगा, तो उससे भी क्या होगा? आदमी की मृत्यु होगी। तो ये सब समस्याएं थी। कृषि की दशा पूरा दयनीय हो गया था, कृषि भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा था वहां जर्मनी में। तो ये सब स्थिति वहां पे उत्पन्न हुआ। अब ये सब अगर बंद होगा तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। औद्योगिक नगर, जो उसका औद्योगिक नगर था, ये बताए तुम्हारा रूर क्षेत्र, है ना। ये सब क्षेत्र क्या हुआ? जो उद्योग का नगर था, जहां से संसाधन निकलते थे, जैसे कि तुम्हारा ये सोना हो गया, कोयला हो गया, जो भी ऐसा चीज था वो सब पे कब्जा कौन कर लिया था? मित्र राष्ट्र कौन? जो विश्व युद्ध जीता था, है ना। जर्मनी का सारा व्यापार क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये सारे चीज जब वहां जर्मनी में हुआ तो इसका आर्थिक स्थिति क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। उसके बाद देखो ये अफ्रीका महादेश का तुम्हारा मानचित्र है ना। तो इसमें भी जो जर्मनी का उपनिवेश बनाया था, जर्मनी भी तो कुछ क्षेत्र को जीता था। जैसे अंग्रेज क्या किया था? अपने भारत को गुलाम बनाया था, अपने भारत का उपनिवेश बनाया था। उसी प्रकार जर्मनी भी कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया था, जहां से वो क्या करते थे? व्यापार करते थे, है ना। तो अफ्रीका के कुछ क्षेत्र पर उनका कब्जा था। जैसे तुम्हारा ये हो गया टोगोलैंड हो गया, नामीबिया हो गया, कैमरून हो गया और तंजानिया हो गया। अब ये सब क्षेत्र पर भी कौन क्या किया? जो मित्र राष्ट्र थे वो कब्जा कर लिया। इन सब पे कब्जा कर लिया तो ये भी क्या हो गया? इसके हाथ से निकल गया, जर्मनी के हाथ से। उसके बाद चौथा क्या है? क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। मतलब जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो कोई भी युद्ध होता है तो क्या होता है? क्षति होता है। क्षति होने के बाद अगर कोई जीत गया, जीतने के बाद क्या होगा? जो हारा देश है उस पर तुमको क्या करेगा? जबरदस्ती शर्त लागू कर देगा कि तुम्हारे कारण ही इतना सब कुछ नष्ट हुआ है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उस टाइम में चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, या फिर फ्रांस हो, इन सब का जो भी क्षति हुआ, जो भी नष्ट हुआ, वो सब किस पे थोप दिया? जर्मनी पर। किस पर थोप दिया? जर्मनी की तुम्हारे कारण ही इतना सब कुछ बर्बाद हुआ है। अगर तुम्हारे कारण ये सब बर्बाद हुआ है तो इसका भरपाई भी कौन करोगे? तुम ही करोगे। तो भरपाई करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए जर्मनी पर कितना लगा जुर्माना? जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि वसूल की गई उस समय में। सोचो इतना पैसा उससे वसूल किया गया। तो जब इतना पैसा वसूल किया जाएगा तो इससे भी क्या होगा? जर्मनी का स्थिति कमजोर होगा कि नहीं? तो अब बताओ, ऐसा स्थिति बन रहा है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा, खड़ा होगा अपने देश के लिए। तो जब खड़ा होगा अपने देश के लिए तो सोचो कितना वो बाद में जाकर के तनाशा हो जाएगा। और तनाशा हो भी जाता है उसका बदला लेने के लिए। पांचवा क्या है? साम्यवाद का बढ़ता संकट। साम्यवाद ये अच्छा 10th क्लास में बताए थे, दूसरा अध्याय था समाजवाद एवं साम्यवाद में। तो तुम लोग भी जाओगे 10th क्लास में तो उसमें फिर पढ़ाएंगे साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या है। साम्यवाद जो है तुमको रूस में फैला, ये भी क्या है? एक विचारधारा है। इसमें भी क्या लगा हुआ है? वाद। क्या लगा है? साम्यवाद। ये भी एक विचारधारा है
इस विचारधारा के तहत जो पूंजीपति वगैरह है उसका ये लोग क्या करते हैं, पूंजीपति का विरोध करते हैं, है ना। ये लोग चाहते हैं कि जो आम नागरिक है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो सभी तरफ से हारा हुआ आदमी है, सबका समान अधिकार हो, सबका समान संसाधन पे क्या हो, समान अधिकार हो। तो इस विचारधारा को कौन सपोर्ट कर रहा था, रूस। कौन सपोर्ट कर रहा था, देखो 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका प्रभाव भी कहां पड़ा, जर्मनी पर, उसका भी प्रभाव पड़ा। यहां भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ, कहां, जर्मनी में। जर्मनी में भी साम्यवादी संगठन का निर्माण रूस कर दिया था। अब रूस जो साम्यवाद का प्रचार कर रहा था, तो इससे हिटलर को भी अब इस समस्या था कि उसका विचारधारा हमारे देश में न फैले, है ना। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार, बोले ना पूंजीपति लोग का ये क्या होता है, विरोधी होता है साम्यवादी वाला, एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गया, है ना। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति भी अपने पक्ष में कर लिया। तो जो समाज का धनी व्यक्ति था, जो पूंजीपति था, जो जमींदार था, उनको डर था कि अगर साम्यवाद आ जाएगा जर्मनी में तो हम लोगों का फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। और उस पूंजीपति, उस जमींदार, उद्योगपति, उस उद्योगपति का कौन साथ दिया, हिटलर साथ देता है। तो अब ये लोग भी क्या करेगा, हिटलर का साथ देगा। अगर हिटलर कोई लड़ाई लड़ेगा तो फिर ये भी तो साथ देगा उसका। क्या कर रही है, सुनो यहां पे। तो जब हिटलर इन लोगों का साथ दिया तो ये लोग भी समय आने पे हिटलर का, तो इसको भी अपने पक्ष में कर लिया। और जो हिटलर आर्य जाति का लोग था वहां पे, उसको भी अपने पक्ष में कर लिया। एक था तुमको यहूदी जाति, कौन जाति था, यहूदी। हिटलर बोला कि यहूदी के कारण ही आज ये दिन देखना पड़ रहा है, इसीलिए इन यहूदियों को यहां से हटाना है, खाली करना है। जिसके कारण तुमको पता होगा कि हिटलर जो है 60 लाख यहूदी को क्या किया था, मौत के घाट उतार दिया। कितने यहूदी को, 60 लाख यहूदी को मार दिया। अब कैसे मारा, उसका मारने का भी तरीका अलग था। सबको भर भर के लाता था ट्रेन से, एक रूम बना हुआ था, उसमें एक खिड़की तक भी नहीं था, उसमें भर दिया सबको, और ऊपर से जहरीला गैस का जो होता है वो उसमें छोड़ दिया, सब उसी में मर गया। किसी को पता भी नहीं चला था कि इतना आदमी मर रहा है। तो हिटलर ये काम किया। अब ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की तात्कालिक स्थिति काफी दयनीय थी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी का स्थिति कैसा था, काफी दयनीय था। चारों तरफ से उसको तोड़ दिया गया था, चारों ओर निराशा एवं अराजकता का वातावरण था। जर्मन जनता वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में सोच रही थी। मतलब जो जर्मनी के जनता थे वो लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा नेता आता जिसका हम लोग साथ देते और वो पूरे जर्मनी को एक करते, है ना, पूरे जर्मनी को विश्व लेवल पर उसको फिर से मजबूत करता। तो जर्मन का जो जनता था वो इंतजार कर ही रहा था। तब तक कौन आ जाते हैं, हिटलर। कर ही रही थी कि उसे हिटलर जैसा तेजस्वी नेता मिला जिसकी आवाज में जादू था। मतलब हिटलर अगर बोलता था भाषण वाषण तो एक तरह से उसके आवाज में इस तरह का जादू था कि अगर जो एक बार उनको सुन लिया तो उसका क्या हो गया, वो उसका दीवाना हो गया। मतलब ऐसा भाषण देते थे हिटलर, ऐसा जोशीला भाषण होता था उनका कि सुन करके वहां के लोग उसी के पीछे लग जाते थे कि जो है सब हिटलरे है। जिसके करिश्माई व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण, मतलब अगर भाषण दे दिया तो सब उसके तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। जर्मन जनता से उसने खुशहाली का वादा किया और बोला कि हम जब आएंगे सत्ता में तो आप लोगों को ये जो तकलीफ है, जो बेरोजगारी है, जो कृषि का समस्या है, जो उद्योग का समस्या है, इन सारे समस्याओं को क्या कर देंगे, हम यहां से दूर कर देंगे और जर्मनी को पूरे विश्व लेवल पर जो हम लाकर खड़ा कर देंगे तथा राष्ट्र के गौरव की पुनर्स्थापना का वचन दिया। जर्मन जनता उसके शब्द जाल में फंसकर अपना भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ और इस तरह से जो है हिटलर उस देश का क्या बन गया,
धीरे धीरे सर्वे सर्वा, धीरे धीरे सबसे बड़ा नेता बन गया। और जब वो नेता बनते हैं तो पूरा तानाशाह नेता बनते हैं, है ना। फिर उसके सामने बोलने वाला कोई नहीं होता है। अब आते हैं हिटलर पे। ये सब लिखा देंगे, है ना, पहले समझ लो, पूरा सब कुछ लिखा देंगे। एडोल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। उसका जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को। 20 अप्रैल 1889 को उनका जो है जन्म हुआ था। और स्थान कहाँ था? ऑस्ट्रिया का ब्रोना नामक शहर। ऑस्ट्रिया के बारे में बताए थे जब प्रथम विश्व पढ़ा रहे थे, ऑस्ट्रिया देश के बारे में, है ना। और ऑस्ट्रिया का चांसलर बताए थे कौन थे उस टाइम में? मेटरनिक। कौन थे? फ्रांस की क्रांति पढ़ाए थे ना, तो फ्रांस की क्रांति में मेटरनिक का बहुत बड़ा रोल रहता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो ऑस्ट्रिया का किस नगर, किस जगह पे हुआ था? ब्रोना नामक जगह पे। बचपन में जो हिटलर थे वो क्या बनना चाह रहे थे? चित्रकार। सबका होता है ना कि बचपन में शौक कुछ और होता है लेकिन बन कुछ और जाता है। तो बचपन में उनका शौक था चित्रकारी करने का। चित्रकारी बचपन में वो किया भी करते थे, है ना। तो उनका ये शौक था। फिर प्रथम विश्व युद्ध में बाद में आगे बढ़ के वो क्या बन गए थे? सैनिक बन गए। और प्रथम विश्व युद्ध में जब युद्ध हो रहा था उस टाइम में जर्मनी के तरफ से, सेना के तरफ से वो लड़े भी। और सेना के तरफ से इस तरह लड़े कि जर्मनी का जब युद्ध हो रहा था तो वो सबसे आगे लड़ा करके, बढ़ चढ़ करके अपने देश के लिए लड़ा। और जब ये लड़ा तो उसको उस वीरता के लिए पदक भी दिया गया। और उस पदक का क्या नाम है? आयरन क्रॉस। क्या नाम है? आयरन क्रॉस का जो है उसको पदक दिया गया। 1919 में जर्मन वर्कर पार्टी का क्या बन गया? ये सदस्य। अब राजनीति में अगर वो वर्साई की संधि नहीं होता तो इनका कोई ये नहीं था कि वो राजनीति में जाता। लेकिन जब उसके देश के साथ इस तरह से अपमान किया गया, देश को अपमान किया गया, तब ये सेना से क्या हो गया? राजनीतिक पार्टी तरफ चल दिया। और पहली बार जर्मन वर्कर पार्टी का क्या बन गया? ये सदस्य बन गया। उसके बाद 1920 में वह इसका नाम बदलकर, ये जो जर्मन वर्कर पार्टी था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। क्या रख दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। यही 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये नाम जो है उसका बदल करके कौन रख दिया? हिटलर। कौन रख दिया? अब देखो ये क्षेत्र जर्मनी का रूर क्षेत्र। अब ये भी समझो। अच्छा, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? समझ गए सब? हिटलर किस प्रकार आया, जो युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद कैसे कैसे आना हुआ, है ना। अब आते हैं जर्मनी का एक क्षेत्र था, तुम्हारा क्या नाम था उसका? ये लिखे थे ना यहाँ पे, रूर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था जर्मनी का। अब इस क्षेत्र पे कब्जा कौन कर लिया था? फ्रांस। कौन किया था कब्जा? फ्रांस कब्जा करके रखा हुआ था। और इस क्षेत्र को जो है जर्मन की जो जनता थी वो फिर से वापस लेना चाह रही थी। जो जर्मन वासी था फिर से वापस लेना चाह रहा था। तो इसी क्रम में क्या होता है, जो हिटलर तब तक आ गया था पार्टी में, तो हिटलर को भी एक मौका की तलाश था कि कोई मौका हमको मिलेगा तो हम किस तरह से जो है जनता का साथ दें। तो इसी क्षेत्र को वापस करने के लिए जो जनता वहां के लगे हुए थे फ्रांस के विरोध में, तो हिटलर भी क्या किया? उसमें शामिल हो गया। और शामिल होने के बाद विद्रोह, देखो हिटलर इस मौके का लाभ उठाकर 1923 में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो, लेकिन क्या हो गया? विद्रोह असफल हो गया। विद्रोह क्या हो गया? असफल हो गया। और जो हिटलर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तब गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या किया? उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हिटलर जेल में रह के भी अपना काम कर रहे थे। जो उनका आगे का जो सोच के रखे थे कि हम अपने राष्ट्र को आगे लेकर रहेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो हिटलर इस सोच के साथ अगर जेल में भी रहा तो वो अपना प्लान तैयार कर रहा था कि अगर हम जेल से बाहर आएंगे तो फिर क्या काम करेंगे। तो जेल में रहते हुए ही एक किताब लिखा जिसको आत्मकथा भी बोलते हैं, हिटलर का आत्मकथा है। उस किताब का क्या नाम है? मीन कैम्प। क्या नाम है? मीन कैम्प की रचना की। कहां रह करके? जेल में रह करके। और ये कब, इस किताब को कब लाया गया? 1925 में। 1925
1925 में इसको प्रदर्शित किया गया मीन कैंप को, और इस मीन कैंप में सारा योजना का उसमें चर्चा किया हुआ था कि हम आकर के क्या करेंगे बाद में। और जैसे ही जेल से निकलता है तो फिर से वो अपना काम में लग जाता है। 1924 के अंत में उसे जेल से क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। कोई दिक्कत इसमें? तो हिटलर के आत्मकथा का नाम क्या नाम था? मीन कैंप। मीन, ये है हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप, एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया था, है ना। अब देखो, अब जब हिटलर जेल से बाहर आता है तो चुनाव में भाग लेगा। 1924 में आया था जेल से बाहर, तो 1924 में ही क्या होता है, चुनाव होता है। तो नाजी पार्टी किनका पार्टी था? हिटलर का। किसका पार्टी है? हिटलर का पार्टी है नाजी पार्टी। तो 1924 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में नाजी पार्टी को कितना सीट मिला? 32 सीट। कितना सीट मिला? 32। फिर 4 साल के बाद 1928 में फिर चुनाव हुआ, लेकिन इस बार क्या हुआ, उसको सीट 12 ही मिला। कितना सीट मिला? मात्र 12, घट गया सीट। फिर 1930 में होता है चुनाव। 1930 में जब चुनाव होता है, ये ऐसे कैसे हो गया, 1930 में जब चुनाव होता है तो उनको कितना सीट मिलता है? 107, बढ़ गया। फिर 1932 में जब होता है चुनाव तो उसमें 230 सीट मिलता है। किसको? नाजी पार्टी को, यानी हिटलर को। और जब 230 सीट मिलता है तो वो सत्ता में आने के लिए तैयार हो जाता है ना। जब सत्ता में आता है तो फिर 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति, उस टाइम में जो राष्ट्रपति थे जर्मनी के, हिंडेनबर्ग के द्वारा क्या किया गया, हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाता है। अब देखो, अब 1933 में एक घटना घटता है ना। 1933 में एक घटना घटता है, तुमको 27 फरवरी को जो जर्मनी का संसद होता है, उस संसद भवन में क्या हो जाता है? आग लग जाता है। आग लगने के बाद वहां पे जो भी रखा हुआ चीज था सब नष्ट हो गया। जो भी रिकॉर्ड था, जो भी नियम कानून का बना हुआ जो भी चीज था, सब क्या हो गया, सारा फाइल सब जलकर राख हो गया। 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री लाया था। ये तुम्हारा कानून है फायर डिक्री, वो लाया गया। 3 मार्च 1933 को द इनेबलिंग एक्ट आता है, और इस इनेबलिंग एक्ट के तहत यह कहा जाता है कि अब जर्मनी में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन रहेगा। अब जर्मनी में एक ही पार्टी का क्या होगा, सरकार बनेगा, है ना। तो अब एक ही पार्टी का सरकार बनेगा, इसका मतलब क्या, तानाशाह आ गया? नहीं आ गया? अब तुम सामने वाला कोई भी पार्टी को रहने ही नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या, तुम ही सब कुछ हो। जनता अगर तुमसे नाखुश भी है तो भी तुम्ही को मानेगा, है कि नहीं। अगर अपने भारत देश में ऐसा हो जाए कि कोई एक ही पार्टी बोलेगा कि हम ही रहेंगे सत्ता में, सब पार्टी को हटाओ, तो तमाशा होगा कि नहीं। अभी बहुत सारा पार्टी है तो क्या है, जनता के सामने ऑप्शन है, हम किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं। अगर ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो दूसरे पार्टी को चुनेंगे, अगर फिर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो तीसरे पार्टी को चुनेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ये लोकतंत्र है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, जनता का शासन। और जहां पे एक ही पार्टी रहेगा तो वो लोकतंत्र नहीं हुआ। यहीं से जर्मनी में तानाशाह की शुरुआत होता है और लोकतंत्र की समाप्ति होती है ना। तो जो गणतंत्र का स्थापना हुआ था, वाइमर गणतंत्र का, वो क्या होता है, खत्म। फिर हिटलर का तानाशाही शुरू होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ये देखो हिटलर है, लगता है तानाशाह देखने से। अच्छा, आजकल जो हिटलर नामे से लगता है हिटलर मतलब, हाँ सब है, सैनिक सब है। तो हिटलर नाम सुन के लगता है ना कि कोई तानाशाह है। गांव भर में कोई अगर अपने आप को ज्यादा समझता है तो हम लोग बोलते हैं अपना आप का ज्यादा हिटलर समझता है, नहीं बोलते हैं अपने आप को ज्यादा हिटलर समझ रहा है। तो एक ऐसा, ये इसके नाम का एक ऐसा प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर कि इसके नाम से ही सब समझने लगा कि हिटलर मतलब क्या, तानाशाह। हिटलर मतलब, हाँ, पूरा विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। तो आज यहीं तक रखेंगे, है ना। इसको फिर लिख लेना है, ओके। कोई दिक्कत समझने में? चलो ठीक, नाजीवाद समझ